आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 शिक्षा शास्त्र के छात्रों का स्वागत है। हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा या स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा, जिसे आधुनिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी की कड़ी में आज तीसरी कड़ी में हंटर कमीशन या आयोग, जिस सरकार द्वारा 1882-83 में नियुक्त किया गया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना बच्चों, इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके पहले की पृष्ठभूमि बता दें। 1854 में 4 सूट का डिस्पेच आया था, जिसे भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का भारत में महाअधिकार पत्र के नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। उसके पश्चात लगभग 28 वर्षों के बाद यह हंटर कमीशन या हंटर आयोग की नियुक्ति की गई कि जो 1854 की जो शिक्षा नीति है, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है, सिफारिश है, उसका पुनरीक्षण करने का समय है, उसका मूल्यांकन करने का समय है, उसका इवेल्यूएट करने का समय है, उसको मूल्यांकित किया जाए। और इसी उद्देश्य से वायसराय काउंसिल के सदस्य, बच्चों उसमें वायसराय होता था। 1857 की क्रांति के पहले गवर्नर जनरल भारत का होता था, उसी का नाम परिवर्तित करके वायसराय बना दिया गया। यानी ब्रिटिश सरकार का जो भारत में शासन करने वाला प्रतिनिधि था, वह वायसराय के नाम से जाना जाता था। पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था। यह आपको ध्यान रखना चाहिए सामान्य ज्ञान के लिए या शिक्षा जगत में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं आपके समक्ष कि वायसराय की जो काउंसिल है, जो सब परिषद गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, वायसराय की काउंसिल होती थी, उसी काउंसिल का यह हंटर जो था, सर जॉन हंटर जो है, वह मेंबर था, सदस्य था। उस समय जो वायसराय थे, हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट आयोग बनाया गया, उस समय जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड रिपन था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन। इसको भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास करने में कह सकते हैं, इसका योगदान और मूल्य था। या बीजारोपण करने वाला भी व्यक्ति माना जाता है। तो इसने हंटर कमीशन की नियुक्ति की 3 जनवरी 1882 को। जो हंटर कमीशन की जो नियुक्ति की गई लॉर्ड रिपन द्वारा, वह 3 जनवरी 1882 को की गई थी। ध्यान रखिएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि इसमें जो 20 सदस्य थे, हंटर आयोग में 20 मेंबर रखे गए, सदस्य रखे गए, जिसमें 7 जो मेंबर थे वे भारतीय थे। यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 20 सदस्यों में जो हंटर कमीशन था, उसमें 7 सदस्य भारतीयों को रखा गया, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। इसके आगे की चर्चा में कि हंटर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में, अपने रिपोर्ट में क्या क्या चीजें समाहित की हैं, या उसमें सम्मिलित किया है या कंसर्न किया है, उसमें पहला जो चीज हंटर कमीशन के प्रतिवेदन में जो रिपोर्ट दिया गया या संस्तुति प्रदान की गई, उसमें शिक्षा नीति के संबंध में रिपोर्ट दी गई कि भारत की शिक्षा नीति, तत्कालीन शिक्षा नीति किस प्रकार से होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी उस शिक्षा नीति का हम निचोड़ बताते हैं तो कह सकते हैं कि जो सरकारी विद्यालय, पहला इसमें जो उसने बताया था
कि जो सरकार को जो राजकीय विद्यालय हैं या सरकारी विद्यालय हैं या गवर्नमेंट से जो विद्यालय संबंधित हैं या नीति निर्धारक अपना करते हैं, उनको धीरे धीरे शनई शनई सरकारी विद्यालयों की संख्या को कम कर देना चाहिए। यानी सरकारी विद्यालयों से प्रत्यक्ष रूप से सरकार को हस्तक्षेप कम करके शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कह सकते हैं एक सहायता अनुदान के आधार पर विद्यालयों को स्थापना करनी चाहिए। दूसरी जो रिपोर्ट शिक्षा नीति में उसने जो दिया कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, वह सरकार को स्थानीय संस्थाओं को सौंप देना चाहिए, लोकल बॉडी को सौंप देना चाहिए। उनके रखरखाव, उनकी व्यवस्था काम लोकल बॉडीज करेंगी। तीसरा इसने कहा कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं या कॉलेज हैं या डिग्री कॉलेज हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनको ऐसे लोगों को, निपुण लोगों को, व्यवस्थित संस्थाओं को, व्यक्तिगत व्यवस्थित संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र को दे देना चाहिए। और भविष्य में जो कॉलेज कह सकते हैं स्थापित किए जाएं या माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं, वह निश्चित रूप से अनुदान प्रणाली पर या सहायता अनुदान प्रणाली में स्थापित किए जाएं। यानी इसकी नीति का हम कह सकते निचोड़ कह सकते ले लें या कह सकते हैं कि उसका संक्षिप्तीकरण करें तो हंटर कमीशन ने विद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए सुझाव दिया। अपने नीति निर्धारक में, अपनी पॉलिसी में सरकार को यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब सरकार का हस्तक्षेप विद्यालयों में कम होना चाहिए और वह निजी क्षेत्रों में कह सकते हैं व्यक्तिगत जो प्रयास हैं उसमें व्यक्तिगत लोगों द्वारा विद्यालयों का संचालन किया जाना चाहिए। दूसरी जो बात है, पुरानी जो कह सकते देसी शिक्षा और उसका महत्व, यानी जो भारत में शिक्षा देने वाली जो संस्थाएं हैं उसके महत्व को हंटर कमीशन ने, हंटर आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में स्वीकार किया और कहा कि यह पहले से प्राचीन जमाने से देसी विद्यालय शिक्षा के केंद्र हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम करते हैं, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षित करने का काम करते हैं, तो इनकी महत्ता को स्वीकार किया जाए। तो हमने दूसरी बात बताई है कि देशी विद्यालयों की महत्ता को स्वीकार किया गया। देशी विद्यालयों की महत्ता को इस आयोग ने स्वीकार किया, महत्ता को माना। तीसरी जो उसमें जो इसका प्रतिवेदन था कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, यानी यह प्रतिवेदन हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से अपनी रुचि रखी। प्राथमिक शिक्षा जो है उसका संवर्धन किया जाना चाहिए, उसका विकास किया जाना चाहिए, उसकी नीति, उसका संगठन कर सकते हैं, उसका व्यय पर विचार किया जाना चाहिए। यानी हर तरह से हित संवर्धन प्राथमिक शिक्षा का होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में इसके प्रतिवेदन में यह था कि माध्यमिक शिक्षा के प्रतिवेदन में था इसका कि माध्यमिक शिक्षा को सहायता अनुदान प्रणाली अपनानी चाहिए, सहायता देना चाहिए, सहायता देकर उसका विकास किया जाना चाहिए। दूसरा इसका उद्देश्य हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा को जीवन की तैयारी माना गया है। और दूसरा इसमें उपविभाग यह है कि माध्यमिक शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक या छात्र उच्च कक्षाओं में प्रवेश पा सके और माध्यमिक पाठ्यक्रम को
जो माध्यमिक पाठ्यक्रम था दो वर्गों में बांटा गया। एक साहित्यिक कह सकते हैं, साहित्यिक वर्ग में बांटने का प्रयास किया हंटर कमीशन ने। और दूसरा जो उसने कहा कि जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यह यानी उनका माध्यमिक शिक्षा को दो वर्गों में, एक साहित्यिक वर्ग में जीवन और दूसरा जीवनोपयोगी वर्ग में बांटने का प्रयास किया। पांचवा जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में था, या कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो किया गया, उसने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता अनुदान प्रणाली अपनानी चाहिए। विद्यालयों के व्यय, उसकी कार्य क्षमता, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जैसे उनकी पुस्तकालय हैं या शिक्षण सामग्री हैं या ऑडियो विजुअल लेट्स हैं, उसको अनुदान देने में उदारता बरती जानी चाहिए। डिग्री कॉलेजेस में या कह सकते हैं विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में अध्यापकों नियुक्ति करते समय जो यूरोप में पढ़ने वाले जो भारतीय लोग हैं, यूरोप में अध्ययन करने वाले जो भारतीय लोग हैं, उनको वरीयता दी जानी चाहिए। और डिग्री कॉलेजेस में या बड़े या उच्च शिक्षा में जो छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, उसका वो निश्चित एक मात्रा कर सकते हैं या निश्चित छात्रों को ही मिलना चाहिए, निश्चित कर देनी चाहिए। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में इस हंटर कमीशन का यह सुझाव था कि व्यक्तिगत रूप से धार्मिक शिक्षा लोगों को दी जानी चाहिए, लेकिन राजकीय कॉलेजों में या कह सकते हैं सरकारी कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षक और प्रशिक्षक जो है, यानी शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस कमीशन का यह सुझाव था कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में या शिक्षण में जो विषय या सिलेबस या करिकुलम रखा जाएगा, वो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दो रूपों में रखा जाएगा। और अंतिम इसने अपने रिपोर्ट में स्त्री शिक्षा के संदर्भ में दिया है कि स्त्री शिक्षा के संदर्भ जो दिया है कि बालक और बालिकाओं को उदारता पूर्वक सहायता देनी चाहिए, अपितु बालकों की अपेक्षा बालिकाओं को ज़्यादा ही तरजीह देनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बालक और बालकों का जो पाठ्यक्रम है अलग अलग होना चाहिए। बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और बालिकाओं को शिक्षण कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए या उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस प्रकार हम हंटर कमीशन या हंटर आयोग की रिपोर्ट को देखें तो निश्चित रूप से चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद इसकी रिपोर्ट बहुत ही सारगर्भित मानी जा सकती है। इसकी रिपोर्ट आप कह सकते हैं बहुत ही तत्कालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर दी गई है। तो इस कमीशन की भी अपनी महत्ता है। स्वतंत्रता के पूर्व आज की ऑनलाइन क्लास में बच्चों बस इतना। शेष अगले ऑनलाइन